कर दो भाई इधर वॉइस अजीब से सस्ती खुशबू है आ रही। देखो हमने पिछली क्लास में वी हैड डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट और पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि रेक्टिफिकेशन जो है वो बेसिकली डायोड कर देगा। डायोड की रेक्टिफिकेशन के बाद अगला स्टेप ये होगा कि फिर आपको ये करना होगा रेक्टिफिकेशन के बाद कि जो आपका कैपेसिटर लगेगा वो इसको स्मूथ करेगा। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट स्केच है। जैसे हर चैप्टर में मैंने आपको समझाया एक फेवरेट स्केच होता है, एक फेवरेट डेफिनेशन होती है और ये A2 को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका है कि इनके ना हर चैप्टर के जो फेवरेट्स हैं वो आप अच्छे से याद कर लो। अब ये इनका फेवरेट स्केच है, इसमें और कल वाले स्केच में एक छोटा सा फर्क है। आप गौर से देखेंगे तो इसका जो ओरिजिनल करंट है वो AC है और इसका जो करंट आपको नजर आ रहा है ये कौन सा, इसका जो करंट है वो क्या है, DC है। अच्छा, जब आप कैपेसिटर से फिलिंग का काम ले रहे हैं तो उस वक्त कैपेसिटर किस पे जाएगा, डिस्चार्ज पे जाएगा। जब आप उसको पावर वापस देंगे तो फिर कैपेसिटर किस पे जाएगा। ये मैंने एग्जांपल कल आपको कई मर्तबा समझाई थी कि यूपीएस जो होते हैं वो इसकी सबसे अच्छी यूपीएस इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल होते हैं। और आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले यहाँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला स्केच कॉपी करेंगे स्मूथिंग का। छुट्टियां मारो पर बताऊं, ये तो गुरु नहीं है ना, पता है तो छुट्टी मार रहा हूँ। बड़े अजीब अजीब इल्जाम लग रहे थे कि कैंपस पर ही हो या फिर बाहर ताले पर बैठे हुए हो। हाँ ये तो है। चलो ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, सब लोग फौरन काम शुरू कर दें। सब लोग जल्दी से काम शुरू कर दें और प्लीज वेट भी करें, जल्दी से काम शुरू कर दें। अभी अटेंडेंस हो गया तो फिर पेपर डिवाइड करें। पेपर पड़े तुम्हारे पास यार बैठो प्लीज यार, शो नहीं करो भाई। तो दुबई से भी आए तो वो भी हाथ मिला रहे हैं। बैठो आराम से। स्टार्टिंग में किसी जा रहे हैं, हर जगह नीचे है तो यहाँ से देखोगे ना तो यहाँ से ऊपर गया, इस वाले पीस को यहाँ पे देखो यार, शो नाउ प्लीज। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। ये आज की पहली स्लाइड है और ये डायरेक्ट कॉपी है क्योंकि इसकी डिस्कशन कल की क्लास में हुई है। बातचीत रोकनी है। जो लोग अननेसेसरी अपने हेड को शेक कर रहे हैं, बिना वजह में हेड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि यहाँ पर फोकस कर लें। जो पिछली क्लास में हमने काम किया था उसका टाइटल था रेक्टिफिकेशन बाय अ सिंगल डायोड। चलो मेरा फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? AC circuit. And what is the name of the topic? Rectification by a single diode. तो फिर अब मेरा तीसरा सवाल ये है कि हमने यही इसी जैसा स्केच तो कल कॉपी किया था, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्केच? उसका जो ओरिजिनल ग्राफ बना हुआ था वो AC पर बना था, डायरेक्ट AC को स्मूथ नहीं कर सकते। तो पेपर में तुम्हें ज्यादातर ये वाला ग्राफ दिखेगा और एग्जामिनर तुमसे कहेगा कि तुम इस पे स्मूथिंग करके दिखाओ। फिर वो ज्यादा अगर जज्बाती हो जाएगा तो कहेगा मैं बड़ा कैपेसिटर लगाता हूँ उससे स्मूथिंग करो। मेरा आज का पहला कॉन्सेप्ट ये है जो कि हम रख रहे हैं कि स्मूथिंग करने से पहले, तवज्जो बोल के देना, आज का पहला कॉन्सेप्ट ये है स्मूथिंग करने से पहले रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है। इट इज necessary to do rectification before smoothing. आज का पहला कॉन्सेप्ट रिपीट करो। Smoothing is done by a capacitor, rectification is done by a diode, rectified diode। तो पहले आप रेक्टिफिकेशन करेंगे, उसमें गैप आएंगे और वो गैप कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग करेगा।
कैपेसिटर को हम फिल करेंगे। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है आज का सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रोसेस तभी कामयाब होगा कि जब कैपेसिटर की चार्जिंग रैपिड हो और डिस्चार्जिंग स्लो हो। ये मैंने कल समझाया था, बट वांट टू गेट दिस कॉन्सेप्ट अगेन कि टाइम कांस्टेंट नाम से कोई प्रॉपर्टी होती थी कैपेसिटर में। क्या ये नया टॉपिक है? टाइम कांस्टेंट इज अ न्यू टॉपिक इन आवर सिलेबस जो पिछले साल ऐड हुआ। तो तुम्हें याद होगा मैंने कल की क्लास में बताया था कि देखो छोटा सा पीस है इतना सा, ये क्या है? चार्जिंग। और एक बड़ा पीस है वो क्या है? जब तुम अपने मोबाइल को चार्ज करते हो तो 2 घंटे सपोज लगा लो, 2 घंटे में फुल चार्ज हो गया, लेकिन चलता तो कई घंटे है, पूरा दिन 2 दिन तक भी चल सकता है। तो इसका मतलब कैपेसिटर उस वक्त ये काम करेगा जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज्यादा हो, जिसमें वो डिस्चार्ज होता है वो ज्यादा हो और उसका टाइम टू चार्ज क्या हो, यानी रैपिड चार्जर हो और स्लो डिस्चार्जर हो। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 2। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, वापस बताइएगा 2 कॉन्सेप्ट में। रेक्टिफिकेशन पहले होगी और उसके बाद क्या होगा? पहले रेक्टिफिकेशन होगी और फिर स्मूथिंग होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट बताओ। स्मूथिंग उस वक्त सक्सेसफुल होगी, बैठो प्लीज, सही बैठो। स्मूथिंग नहीं, हाँ बस ये नहीं रखनी। स्मूथिंग राशि की तरफ भी देखना। स्मूथिंग उस वक्त कामयाब होगी जब डिस्चार्जिंग स्लो हो और चार्जिंग तेज हो। तो कॉन्सेप्ट बन गए। अब उसके बाद देखिएगा ये जो करंट है, दिस इज द करंट थ्रू C for capacitor, this is the current through the, ये रेक्टिफाइड है जो तुमने अभी कॉपी किया। इसमें और पीछे वाले 2 स्केचेस में क्या फर्क है? इसमें क्या सोर्स करंट एक टोटल हटा दिया? अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पर ये करंट नेगेटिव में है और ये वाला करंट ये पॉजिटिव में है। क्या कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के स्केचेस थे? कॉन्सेप्ट नंबर 3 फॉर टुडे। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसमें करंट डिक्रीज करता है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उसमें करंट डिक्रीज करता है, जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो भी उसमें करंट क्या करता है? और दोनों का जंक्शन यहाँ 0 पे है। चार्ज होते वक्त करंट पॉजिटिव में होगा और डिस्चार्ज होते वक्त करंट नेगेटिव में होगा। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था कैपेसिटर में। तो आज का थर्ड कॉन्सेप्ट बनाओ। जब हम कैपेसिटर से स्मूथिंग का काम लेते हैं तो कैपेसिटर पहले चार्ज होता है और जब गैप आता है सर्किट में तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। लेकिन चार्ज होते वक्त और डिस्चार्ज होते वक्त करंट की पोलैरिटी प्लस से किस पे जाती है? ताकि डिवाइस को पता ही ना चले लाइट गई, यूपीएस ने सपोर्ट करी, लाइट वापस आ गई, यूपीएस ने सपोर्ट हटा दी, लेकिन डिवाइस को नहीं पता चलता कि पीछे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि पावर ही फेल हो गई, मेरे डिवाइस के लिए करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती। कैपेसिटर जब चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, दोनों सूरतों में उसका जो अमाउंट ऑफ करंट है वो डिक्रीज करता है। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए, लिखिएगा कि rectification is necessary before smoothing. Rectification is necessary before smoothing. Next line. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। मैंने इसका जो पॉइंट आपको बताया था कल भी कि कुछ लोगों को ये पता है, बल्कि मेजॉरिटी को पता है, लेकिन लोग ऐसे वक्त पे भी मुकर जाते हैं कि हम जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं उसमें सारी गैलरी में इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं, वो आप जरूर देखें। आप चाहें तो उनको अलग शिफ्ट कर दें, क्योंकि अभी कुछ दिनों में वो काउंटर शुरू हो जाएगा, फिर सारा कुछ काउंटर ही का दिखता है। तो वो जो आपका गैलरी सेक्शन होता है वहां पर मैं इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इनको बहुत हाईली एक्यूरेट कॉपी करना मुश्किल है। दूसरी चीज ये कि डॉक्यूमेंट्स का अलग फोल्डर बनता है व्हाट्सएप में, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें होते हैं, ये नोट्स होते हैं। आई एम ट्राइंग कि फर्दर कुछ ऑर्गेनाइज किस्म का मटेरियल डेवलप हो जाए ताकि सर्चिंग उसमें आसान हो, क्योंकि जाहिर है कि अब
बेसिकली मसला उल्टा है, पहले मटेरियल मिलता नहीं था, लोग नोट्स लेने के लिए दूर दूर जाते थे, अब उल्टा हो गया, नोट्स बहुत ज्यादा है। आप अगर एक सर्च करें, मैंने एक ऐप रेफर की थी, वो ऐप के नोट्स मैंने अब तक जितने नोट्स डिजिटल देखे सबसे अच्छे बने हैं, लेकिन वो मसला ये हुआ कि 200 रुपए उसके चार्जेस थे, तो कह बहुत महंगी है तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो 200 उसकी कॉस्ट थी। मैंने उसके जो डेवलपर से बात की, हमारे पास इस तरह अवेलेबल कैंडिडेट्स है बट दे कांट अफोर्ड 200, बट ही डिड रिप्लाई ना, तो मना वो फ्री हो जाती। तो हम ये था कि कोई एड वेड उसके चला देते, लेकिन मसला ये था कि उसके नोट्स बहुत अच्छे बने हुए। अब मिड टर्म बिल्कुल सर पे है, मिड टर्म के साथ तुम लोगों के टेस्ट हैं, एसएटीज, एंट्री टेस्ट वगैरह और बहुत सारी चीजें इकट्ठी हैं। तो मैं जो बात आपको हर क्लास में समझाता हूँ, और वो मेरा थ्रू आउट द सेशन एक स्लोगन है कि थोड़ा थोड़ा काम डेली बेसिस पे करो। 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, एक्स्ट्रा क्लासेस होती है वो अटेंड कर लो, क्लास टेस्ट है, अभी हम एक क्रैक टेस्ट रख रहे हैं उसमें भी शिरकत करें, ताकि आप ना इन्फॉर्म रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका एक टेस्ट खराब है दूसरा अच्छा है, तो मैंने तो कभी किसी को नाम लेकर भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया कि बेटा तुम बिल्कुल फारिग हो, तुम टफर हो, तुम बिल्कुल ऐसे गंदे अंडे की तरह, ऐसे बात कभी नहीं बोली। हालांकि कुछ लोग इससे ज्यादा भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक की है, लेकिन इसको समझो प्लीज, इधर ऐसी बात कि देखो, इसको समझो कि अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाओ। मेरा इस सारा बनाने का प्रीफेस बनाने का मकसद एक पुरानी अपील है कि मिड टर्म के मार्क्स देने से पहले मुझे अपनी रिपोर्ट कार्ड थोड़ी रिस्पेक्टेबल कर दें, ताकि मैं जब मिड टर्म मार्क्स डालूंगा, तो अब तो मुझे टर्म मार्क्स देने पड़ेंगे, अब तक तो मैंने कोशिश करता रहा हूं कि उसको ना किसी को दूं, अंटिल के किसी पेरेंट ने खुद आकर कहा अब मुझे टर्म मार्क्स देने हैं 4-5 दिनों के अंदर, तो होमवर्क सबमिट करा दो, जो भी हो सकता है कि तुम्हारा इतना परसेंटेज हो कि तुम्हारी मिड टर्म की रिपोर्ट अच्छी बने। यही तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट है। तो में से इंशाल्लाह जो लोग बाहर जाएंगे, लगते कम है वैसे, ज्यादातर लोग ये समझने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन भारत अगर तुम्हें से इंशाल्लाह कुछ लोग जाते हैं बाहर इंशाल्लाह, तो उनको ये कॉलेज की जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती है वो चाहिए होगी, और उसमें तुम्हें हेल्प मिलेगी। फिर इंशाल्लाह तुम लोग टेस्ट दोगे, और जो और रिकमेंडेशन होती है वहां मिलेगी। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये जो मैंने आपको स्केच दिखाया, ये मेरा आज का थर्ड कॉन्सेप्ट बनाता है कि जब हम कैपेसिटर का करंट देखते हैं, तो वो चाहे चार्ज हो रहा हो चाहे डिस्चार्ज हो रहा हो, दोनों सूरतों में कैपेसिटर का करंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। वापस आ रहे लाइन चेंज करके लिखिएगा कि फॉर एन एफिशिएंट स्मूथिंग, लिखिएगा कि फॉर एन एफिशिएंट स्मूथिंग, for an efficient smoothing, for an efficient smoothing, for an efficient what variable candidate बैठेंगे आप किसी और पे बराबर, for an efficient smoothing, for an efficient smoothing, discharge should be slow and discharging should be slow. Sorry for correction. Discharging should be slow while charging should be rapid. While charging should be rapid. अब इस तरह के जो स्केचेस हैं, इनको हम कहते हैं फिजिक्स में, हम इनको कहते हैं फेज डायग्राम्स। ये A2 के स्केचेस का सबसे खतरनाक फ्लेवर है। वैसे तो मैंने आपको बताया था A2 में स्केचेस सबसे खतरनाक है। 60 आउट ऑफ 100 से ऊपर जितना एरिया होता है वो सब स्केच के पास होता है। जिसको 65 चाहिए, 70 जो है बिल्कुल एक नॉर्मल सा केस होता है, वो बंदा बहुत स्मार्ट हो जो 70 के ऊपर ए स्टार शुरू हो जाता है। तो अगर आप इन स्केचेस को देखेंगे तो सबसे मुश्किल स्केचेस बोलेंगे, प्लीज बोलेंगे, स्केचेस सबसे मुश्किल एक फ्लेवर देते हैं कि एग्जामिनर आपको इस तरह दो कनेक्टेड एक्सिस दिखाएगा। आपको ये कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं, देखिए ये, इसको कहते हैं फेज डायग्राम। ये जो स्केचेस हैं, इनमें एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पहले एक सिचुएशन का स्केच बनाओ, फिर दूसरी सिचुएशन का बताओ, और फिर दोनों को एक ही पर प्लॉट कर दो। ऊपर वाला जो स्केच है वो करंट का है, और नीचे वाला करंट फॉर रेजिस्टर। ऊपर है करंट फॉर कैपेसिटर, नीचे है करंट फॉर रेजिस्टर। ये मैं ग्रुप पे डालूंगा जैसे मैं बाकी स्केचेस डालता हूं, और आप इसको वहां से रेफर करिएगा। लाइन चेंज करिएगा और लिखिएगा कि करंट थ्रू कैपेसिटर
current through a capacitor decreases, current through a capacitor decreases in both charging and discharging mode. Current through a capacitor decreases in both charging and discharging mode. Both charging and discharging mode, comma. For charging, current is taken as plus. For charging, current is taken as plus, while for discharging, current is negative. For charging, current is taken plus, while for discharging, current is minus. अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एक समरी बनाएं, जो कि हम पिछली क्लास से लेके चल रहे हैं, कि इनपुट पर एसी होगा, पहले कोई रेक्टिफायर बैठेगा, वो या तो फुल रेक्टिफाई कर दे या हाफ रेक्टिफाई कर दे, फिर कैपेसिटर लगेगा और फिर क्या होगा। इसका मतलब एक सीक्वेंस है जो सिलेबस फॉलो करता है। वो पहले तुमसे कोई रेक्टिफायर बनवाएगा, एक रेक्टिफायर आगे आएगा, कोई का फेवरेट है, और ये मैंने आपको बताया कि फेवरेटिज्म सबसे पावरफुल चीज है जो A2 में समझनी चाहिए, वरना 2 घंटे में 12 क्वेश्चन नॉर्मल कोई बंदा नहीं कर सकता, सारे अनसीन। हमने एक अनसीन टेस्ट लिया था जिसमें काफी मसले हुए, तो आप सोचो कि वहां 12 क्वेश्चन यानी 1 घंटे में 6 क्वेश्चन करने हैं और सारे के सारे अनसीन है। तो वो एक ही तरीके से होते हैं कि अगर आपको इनका पेपर बनाने का पैटर्न रट जाए, वरना लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं और 1.25 घंटे में 1.5 घंटे के अंदर अंदर उनकी बैटरी खत्म हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल डेज में जो स्कूल कॉलेज होते हैं वहां वो इतनी हाई स्पीड प्रैक्टिस करके नहीं आते। तभी मैंने आपसे कहा है कि हम मिड टर्म को हाई स्पीड रखेंगे, सारे 3 क्वेश्चन रखेंगे लेकिन हाई स्पीड रखेंगे। मकसद क्या है, मकसद क्या है कि ताकि वो एक रिहर्सल हो जाए कि हाई स्पीड को कैसे मैनेज करना है। कॉन्सेप्ट रिपीट करें, पहले इनपुट एसी पर एक रेक्टिफायर लगेगा, वो या तो फुल वेव रेक्टिफाई करेगा या फिर हाफ वेव, और फिर कैपेसिटर लगेगा जो स्मूथ कर देगा। ये कॉपी करेंगे, हाँ वो भी मार्क होने लगा वाला है उसको, तो मार्क होगा सर, वो अच्छी तरह से मार्क होगा। हाँ सर मार्क अभी कोशिश करेंगे जो अभी ग्रैंड टेस्ट आ रहा है उसको भी अनसीन रखें। हाँ बोलो, ये तो एग्जामिनर पता है, ये तो आपको नजर आ जाएगा कि मैं बता। हाँ बिल्कुल, आगे चल के प्रॉपर इसका वे है आइडेंटिफाई करने का, पता चल जाता है। इसको जो मांग रहा है दे दे, इसको मुंह पे रख दो, मुंह पे रख के टेप लगा दो। एक बंदा घर से टिश्यू लेके गया, टिश्यू भी मांग रहे हैं, सबको दे बेटा, उसका अपना नहीं है ना, क्या अपना होता तो एक जो अपने देता चले आप बोर्ड पे देखिएगा सब लोग प्लीज। अगर हम बोलेंगे तो फिर जैसे थोड़ा सा अपने आपको ये बात रखिए कि प्लीज बातचीत रोक में, देखिए क्लास में जो भी बात हो उसको फौरन वापस काम पे वापस कनेक्ट हो जाए। जो बच्चे टिश्यू पेपर पे एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल करें, लेकिन सोचिए कि कितनी छोटी चीज है सीआई आपको एज अ टिश्यू, सॉरी देखिए रेक्टिफाई, और ये अभी छोड़ दे फिलहाल, इसको बहस नहीं करते। अब जैसे इन्होंने आज एक क्वेश्चन पूछा है, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये जो रेक्टिफिकेशन होती है इसका कैसे पता चलता है। अब बोर्ड पे देखिएगा, ये फुल वेव रेक्टिफाइड है और उसके ऊपर ये जंपिंग रिपल्स बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि पहले हमने इसको फुल वेव रेक्टिफाई किया, फुल वेव रेक्टिफाई करने के बाद कैपेसिटर को कॉल किया और कैपेसिटर ने इसको क्या कर दिया। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 फॉर टुडे, पहले एसी को रेक्टिफाई कर दो। उसके हमारे कोर्स में 2 ऑप्शन है, अगर सिंगल डायोड लगेगा तो वो हाफ वेव कर देगा या फिर फुल वेव करवाओ। फुल वेव करने के बाद या हाफ वेव करने के बाद कैपेसिटर की एंट्री होगी
और कैपेसिटर उसको क्या कर देगा। कॉन्सेप्ट रिपीट करो, जो लोग इधर उधर दीवार में चीजें ढूंढ रहे हैं तवज्जो दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले रेक्टिफायर लगेगा, वो या तो फुल वेव कर देगा ये वाला, या हाफ वेव कर देगा, जो आपने आज क्लास की पहली डायग्राम बनाई थी। फिर उसके बाद किसकी एंट्री होगी, कैपेसिटर की। पेपर में सवाल कैसे आता है, ये जो ग्राफ है नीचे वाला डॉटेड वाला, ये पहले अक्सर बना हुआ कहता है और आपसे कहता है कि इस पे ना स्मूथ करके दे। अब स्मूथिंग में लाइन बिल्कुल सीधी नहीं हो सकती, हल्की हल्की जंप्स रहेगी, क्योंकि हमारे कोर्स की हद तक। वैसे दुनिया में अब इन्होंने तकरीबन इसको सीधा कर लिया है, अभी आजकल जो करंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन बहरहाल ओरिजिनली ये करंट में हल्के हल्के रिपल्स हैं जो आपने लिखा था। उसके बाद ये वाली डायग्राम बनी, ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। बेटा बात नहीं करो प्लीज, कंटिन्यूस नहीं बोले, ताकि हमारा जो ये थोड़ा बहुत टाइम अभी रहता है मिड टर्म से पहले ये यूटिलाइज हो। जो हमारी कल वाली क्लास है वो 8 to 10 है, कल हम पेपर 5 नहीं रख रहे, और उसमें एक तो कल रीटेस्ट है, कुछ लोग रीटेस्ट देना चाह रहे हैं वो दे दीजिएगा, और कुछ लोगों का एसएटी है वो एसएटी दे दें, और आगे फिर एक जो इवेंट जितने भी है वो सब मैनेज कर लीजिएगा। ग्रुप पे लिखा नहीं, हाँ बोले राशि कल, तो उसकी कल जो क्लास हमने रखी हुई है वो 8 to 10 है, फिर कुछ लोगों की केमिस्ट्री क्लास है 10 to 11 या 11 to 12, फिर हमने टेस्ट रखा हुआ है, तो कल आप ये कर लें, क्योंकि वो परसों जो है वो एसएटी है, तो कुछ लोग हैं वो सो कॉल्ड एसएटी के लिए पढ़ रहे हैं। एसी डायोड प्लस कैपेसिटर रेक्टिफिकेशन के बाद स्मूथ आउटपुट बनेगा, और से देखिएगा ये बनाने को आता है ना, तो आई वांट टू हाईलाइट इट्स शेप। ये जो शेप आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हाफ वेव, और ये वाला क्या कहलाता है, फुल वेव। अब इसमें देखिए मैं फिर रिपीट करूंगा, प्लीज बात की करो, जो चीजें समझने वाली होती है। जो इसकी क्वालिटी ऑफ डायग्राम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि ये बिल्कुल स्मूथ कर्व हो, जैसे तुम लोग ओ लेवल एडमेस में बनाते थे मिनिमम और मैक्सिमम के कर्व्स, और यहाँ पर गौर से देखिएगा एक शार्प एज बने, चोंच बने, ये लाइन एक दूसरे को यूं करके काटे ना। ये दो गलतियां लीथल काउंट होंगी, मैं आपको बार बार बताता हूँ। सीआई कहता है कि एनी मिस्टेक which alters some artwork is okay, but any mistake which alter physics is not acceptable, उसमें मार्क्स कटेंगे। अब मैंने आपको ये दोनों डायग्राम दिखाई, एग्जामिनर जो है बोर्ड पे देखिएगा, देखो हम फिर कुछ लोग देखो अब ये और से देखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपसे पेपर में ऐड करवाता है, ये इसका बड़ा फेवरेट है। अच्छा अब ये याद रखिएगा कि जो आप रिपल्स डालेंगे, प्लीज सुने, जो आप रिपल्स डालेंगे, ये जो आपको रिपल्स नजर आ रही है ये वाली, ये सारी रिपल्स बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जो कैपेसिटर है वो एक पीरियोडिक डिवाइस है, वो जितनी रिपल्स डालेगा वो सब एक ही जैसी होगी, रिपल्स छोटी हो बड़ी हो ऐसा ना हो। सिंगल डायोड, अगर आप प्लीज कोड देखिएगा, बोर्ड पर आज का 5वां कॉन्सेप्ट। सिंगल डायोड सर्किट जब बन गया तो उसके प्रॉब्लम्स क्या थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो करंट को रोकेगा रिवर्स बायस में, तो वो ओवरहीट करेगा।
जो बिल्कुल शुरू में आपने बहुत बचपन में देखे होंगे मोबाइल चार्जर जो कि नोकिया वगैरह के साथ होते थे, वो जल जाते थे क्योंकि वो सिवियर ओवरहीट करते थे। दूसरा प्रॉब्लम वो किस में लगेगा? सीरीज में। अगर वो ब्लो कर गया तो क्या पूरा सर्किट डेड हो जाएगा? दूसरा थर्ड प्रॉब्लम, जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है उसकी स्मूथिंग मुश्किल होती है क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक बड़ा सा गैप आता है। जैसे रोड पर एक ब्रिज बना हो, उसको आप अगर बनाते हैं तो एक बड़े गैप को पैच करते हैं। मैं दोबारा इसको दिखाता हूँ, देखो आपको यहाँ नजर आएगा कि हाफ वेव में एक पूरा गैप है। इतना बड़ा ब्रिज बनेगा तो ये उठेगा वरना करंट टूट जाएगा। बताओ वहां पर रेक्टिफिकेशन क्यों आसान है? गैप नहीं है बल्कि करंट खुद भी वापस आ रहा है। यहाँ तो करंट जाके नीचे बैठ गया, इसलिए रेक्टिफिकेशन यहाँ पर मुश्किल थी। ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से सिंगल डायोड सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये कॉपी होगा, बात ना हो प्लीज। बेटा बात नहीं हो। एसी बॉय बेटा क्लास डिस्टर्ब हो रही है। चलो बॉक्स में दे दो, नहीं मुझे दे दो भाई, वो तो मराठ बन गया। क्या यार सस्ती अप्रोच तो इशू से खेल रहे हैं, बताओ यार। ये ऐसी नौबत आ रही है। पूरा फ्यूचर नौबत की नहीं है, पूरा फ्यूचर खतरे में, उसकी फिक्र नहीं है। ऐसे बच्चे जिनको ये भी नहीं पता कि नोज होती है, वो भी नोज साफ कर रहे हैं। तो घरों में एक टिश्यू पेपर की जगह सॉक से मुंह साफ करते हैं। एक बच्चा जिसको ये भी नहीं पता मतलब टिश्यू यूज कैसे करना है। बोर्ड पे देखिएगा। चले अब प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दें। हम अपना आज का अगला कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, कैपेसिटर को यहाँ हम लाए थे स्मूथिंग के लिए। कैपेसिटर उस वक्त सक्सेसफुल होगा जब उसका जो टाइम ऑफ डिस्चार्ज है वो क्या हो? लेंथी हो। पढ़ो, the time constant of a capacitor discharging through a resistor is a measure of how long it takes for the capacitor to। ये पहले लिखा हुआ है, दोबारा मत कॉपी करिएगा। क्या इसकी यहाँ पर रेलेवेंस बनती है? कैसे बनती है? क्योंकि अगर कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज कर गया तो क्या स्मूथिंग ब्रेक हो जाएगी? इसलिए कैपेसिटर को देर में डिस्चार्ज होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या निकालता था? टाइम कांस्टेंट। उसमें R का मतलब क्या था और C का मतलब क्या? C और R दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे। तो हम अपना कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, टाइम कांस्टेंट शुड बी मच लार्जर देन द क्या मतलब टाइम पीरियड, इससे पहले कि करंट अपना साइकिल रिवर्स करे। बेटा लाइट ऑफ रखो प्लीज, इट लुक्स वेरी चीप। तो अब देखो अटेंशन बोर्ड पे रखो, मुझे अटेंशन या बोर्ड पे दो। टाइम कांस्टेंट को एक्सीड करना चाहिए किससे? टाइम पीरियड से। इससे पहले कि सर्कल का, इससे पहले कि कैपेसिटर का साइकिल पूरा हो, टाइम पीरियड पूरा ना हो जाए, क्योंकि अदरवाइज आपकी स्मूथिंग फेल हो जाएगी। अब देखो, दिस मींस दैट द टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर मस्ट बी ग्रेटर देन द टाइम इंटरवल बिटवीन द। अब अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को मेरे साथ यहाँ आके समझो तो तुम्हें मेरी बात इजीली समझ सकते हो। यहाँ से यहाँ तक सोर्स का करंट बंद है, कैपेसिटर उस एरिया में डिस्चार्ज कर रहा है। अगर कैपेसिटर इस इंटरवल से पहले डिस्चार्ज हो गया तो यहाँ से पूरा सिस्टम नीचे आ जाएगा और जो डिवाइस है वो शट डाउन हो जाएगी। यानी अगर तुमने यूपीएस बनाया तो जितनी देर में लाइट गई उतनी देर तक उसको संभालना है। अब ये बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पर मेन पावर खत्म हुई है, कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक डिस्चार्ज करेगा तो फिर वो यहाँ से वापस पिक कर ले। इससे पहले कि कैपेसिटर यहाँ तक कवर करे, अगर कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज हो गया तो क्या होगा? तो फिर डिवाइस बंद हो जाएगी
क्योंकि यहाँ से जब ये ब्रिज टूटेगा तो जैसे गाड़ी नीचे आ सकती है, इसी तरह ये करंट का सोर्स नीचे आ जाएगा। तो अब तुम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ बोर्ड पे समझो कि सिलेबस कहता है कि टाइम कांस्टेंट शुड बी लार्जर देन टाइम पीरियड। टाइम चेंज करके लिखिएगा कि आइडियली द स्मूथिंग कैपेसिटर, ideally the smoothing capacitor must have a high time constant, must have a high time constant। देखो फिर ब्रैकेट में ना ये फॉर्मूला लिख लो, सिर्फ फॉर्मूला। नहीं, टाइम कांस्टेंट एनर्जी लॉस को तो याद रखो ना, एनर्जी लॉस मिलाओगी तो टाइम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए। आप जब ब्रिज बनाती हो तो आप ब्रिज का बिल्कुल जो ट्रेंच होती है वहां से शुरू करती हो या पहले से शुरू कर लेगी? पहले से शुरू करोगी ना, ट्रेंच में तो गैप आएगा। तो एनर्जी लॉस याद रखो कि एनर्जी लॉस भी इसी को कवर करना है। सिस्टम पीछे से तो डेड हो चुका है, पीछे लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन इन्वर्टेड कॉमास ओपन, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा द टाइम कांस्टेंट needs to be much larger। लाइन चेंज करके इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा द टाइम कांस्टेंट needs to be much larger than the time period। ये एक और फेवरेट क्वेश्चन है, कैपेसिटर का ये टॉपिक सिलेबस में अभी आया है, ये तो आप पूछिएगा तो पता चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन इनका फेवरेट था कि क्या कैपेसिटर जो स्मूथिंग के लिए लाएंगे, क्या उसका टाइम पीरियड टू डिस्चार्ज ज्यादा होना चाहिए? इसका मतलब वो कैपेसिटर ऐसा होगा जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी ना। गौर से समझिएगा, अगर मुझे टाइम कांस्टेंट ज्यादा रखना है तो दो चीजें बढ़ा सकता हूं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बढ़ाने का हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एनर्जी को क्या बना देगी, हीट बनाएगी, तो नुकसान है। टाइम कांस्टेंट बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाना चाहिए? आज का 6th कॉन्सेप्ट बन गया, लिखो टाइम चेंज करके, टू इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट कैपेसिटेंस शुड बी इंक्रीज्ड। To increase the time constant, capacitance should be increased। अब सोच के बताइएगा, मिड टर्म सर पे है, क्या किसी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ सकती है? यस सर, पैरेलल में या अगर पैरेलल में लगाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ती है और सीरीज में कम होती है, लेकिन सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो एक लिमिट पे आके रुक जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या बैटरी 12 वोल्ट से ऊपर हो सकती है? नहीं, जवाब होगा ये पॉसिबल नहीं। पर 24 वोल्ट कैसे आता है घर में? जो लोग बड़े यूपीएस लगाते हैं वो क्या करते हैं, 2 बैटरियां लगाते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ बनेगा, लिखिएगा इसी में पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करिएगा, बोले उसी को आगे कंटिन्यू करिएगा। उसमें लिखिएगा कि capacitors connected in parallel gives more capacitance। Capacitors in parallel gives more capacitance। फुल स्टॉप। टाइम चेंज कर दीजिएगा और लिखिएगा, ये जब तक सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था ये इनका फेवरेट क्वेश्चन था और अभी भी हो सकता है फेवरेट हो, लेकिन अब कट लगा है, हो सकता है ये पीछे चला जाए। मेरा भी ख्याल है कभी ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन अब तक के पास पेपरों में यहाँ पर ये का फेवरेट क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये होता था कि अगर हम स्मूथिंग की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या चीज बढ़ाएं? वी शुड यूज द ग्रेटर कैपेसिटेंस। लाइन चेंज करिएगा, इन्वर्टेड कॉमास में ब्यूटीफुल करके लिखिएगा, greater the capacitance
greater the capacitance, greater is the degree of smoothing, greater the capacitance, greater is the degree of smoothing, greater is the degree of smoothing। ये हमने इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। अब आप देखिए जो बात मैं आपको बहुत हर दफा समझाता हूँ कि जब तुम A2 में फील करो कि तुम्हारी आंसर देने की एबिलिटी बढ़ रही है, इनके आंसर तो फिक्स है। हर चैप्टर में 2 या 4 ऐसे डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो इनके फेवरेट होते हैं, वो बार-बार लिखा आता है। 1 या 2 फेवरेट डेरिवेशंस होती हैं, 1-2 फेवरेट डेफिनेशंस होती हैं। तो A2 100% मार्क्ड है, यानी आप घर से जब निकलते हैं ना, तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट, आपको खुद पता होता है कि आप कितने मार्क्स निकाल सकते हो। सीआई कहता है A2 में तुम जितना परसेंट प्रिपेयर करोगे एग्जैक्टली उतने परसेंट मार्क्स आ जाते हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि हमने कई बार टेस्ट किया। अब ये तुम्हें क्वालिटी नजर आ रही है। अगर तुम इस पूरी इंग्लिश को पढ़ो तो ये बताओ कि क्या ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है? तो फिर इसमें और हमारी इंग्लिश में क्या फर्क है? ये ब्रिटिश इंग्लिश है। आप अगर इसमें जरा फुल स्टॉप ढूंढे यहाँ के अलावा, तो ये डेफिनेशन नहीं है, ये क्या है? ये डिस्क्रिप्शन है। एक तो डेफिनेशन होती है, उसमें दूसरा फुल स्टॉप नहीं आता। और ये क्या है? गुड। अब ये अच्छी वाली इंग्लिश कॉपी कर लें। जो लोग आसमान की चीजें ढूंढ रहे हैं वो यहाँ बोर्ड पे देखिए, आसमान पे ढूंढने का मौका आएगा। ये पूरा पैराग्राफ उसी सीरीज का हिस्सा है कि कुछ क्वालिटी बेहतर कर लें। आप इसको कॉपी करें और साथ एप्रिशिएट करिएगा। नेक्स्ट वीक में ग्रैंड टेस्ट है और आई एम थिंकिंग ऑन अ प्लान कि कुछ लोग ग्रैंड टेस्ट में जरूर कट मारेंगे। इट्स माय डॉग बर्थडे, माय कैट बर्थडे, तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा केस रखें कि जो बच्चा वो ना उसमें आए तो उसके खिलाफ हम थोड़ी बहुत कोई कार्रवाई करें। मजबूरी है ना, क्योंकि उस दिन उस बच्चे का एग्जैक्टली उसी टाइम स्लॉट में तबीयत खराब होगी या उसके घर के बाहर जहाज गिरेगा, ऐसी स्टोरी होगी। जबकि मुझे समझ नहीं आती कि आदमी को टेस्ट देने से किस बात की घबराहट है जब वो टेस्ट हम कहीं पब्लिश नहीं कर रहे। अगर आप उसको कहीं पर भी अटेम्प्ट करते हैं तो ऑप्शन अवेलेबल है, उसको से पढ़ो। द स्लोअर द कैपेसिटर डिस्चार्जेस द मोर द स्मूथिंग दैट अकर्स इन अ स्मॉल। ये बेसिकली इनकी लैंग्वेज है। आप इसको पढ़ते जाएं, कॉपी मत करिएगा आगे वाले। मैं इसको पोस्ट करूंगा क्योंकि जाहिर है कि इतनी बड़ी ऐसे राइटिंग तो नहीं कर सकते। राशिद बेटा यहाँ देखो, ये जो नीचे 2 इंग्लिश के और मैंने बुलेट्स लिखे हैं, ये इनकी सीआई की लैंग्वेज है। जाहिर है कि एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती हैं, सिलेबस होता है और स्टूडेंट रिस्पांस बुकलेट होती है। 3 चीजें सब वहीं से उठाते हैं। ये इनकी लैंग्वेज है। आपको मेरी बात समझ तो आ गई कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को ज्यादा किया जाएगा ताकि उसका टाइम कांस्टेंट बढ़े।
टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा तो कैपेसिटर जल्दी खाली नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर तुम्हारे घर में यूपीएस लगेगा तो तुम उसको बताओगे कि तुम्हारे घर में जब लाइट जाती है तो कितनी देर के लिए जाती है। अगर तुम्हारे घर में लाइट 2 घंटे के लिए जाती है और जो यूपीएस है वो 1 घंटे का है तो इट्स अ फेलियर, क्योंकि इससे पहले कि लाइट का साइकिल कंप्लीट हो तुम्हारे यूपीएस का साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो जिस साइकिल पर कैपेसिटर चल रहा है वो साइकिल तुम्हारे करंट के साइकिल से बड़ा होना चाहिए ताकि वो इससे पहले कि वो करंट वापस आए कैपेसिटर खाली ना हो। ये बेसिकली एक लैंग्वेज है और इसके इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर ने रखे हैं जो मैं आपको ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा, जिसमें वो वैल्यूज देता है और आपसे कहता है कि आप टाइम कांस्टेंट निकालें। ये जो तुम्हें रेक्टिफिकेशन नजर आ रही है ये कौन सी है? ये हाफ वेव है। और फिर उसके बाद वो पहले टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करवाएगा, फिर टाइम कांस्टेंट को रखकर बाकी कैलकुलेशंस होंगी। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट बन गया। उसके बाद चैप्टर का किंग, हर चैप्टर में एक किंग होता है और आपको अब मेरे ख्याल में कई लोगों को किंग्स याद हो गए होंगे। मैं मेमोरी टेस्ट करता हूँ, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है? हॉल इफेक्ट। इस वक्त इनका फेवरेट है और उसको पूरी तरह चिपके हुए हॉल इफेक्ट बहाने बहाने से आ जाता है। उसके बाद फिर आपको पता है जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वेरी गुड। तो आप देखिए ये मेमोरी है और ये मेमोरी बनाइए, आपको इसका हमेशा फायदा होगा। चैप्टर का मेन टॉपिक है, टाइटल है, 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा, इसको मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 80% क्वेश्चन इसके पास है। चलो अब इसमें पहले कॉन्सेप्ट बनाओ। इससे पहले अभी तक आप रेक्टिफिकेशन ही तो कर रहे थे, लेकिन वो रेक्टिफिकेशन किसके थ्रू थी? वो रेक्टिफिकेशन थी बाय सिंगल डायोड। अब इन्होंने सोचा कि सिंगल डायोड सीरीज में बैठता है, उड़ गया तो आपका चार्जर खत्म। ऐसा होता था, चार्जर उड़ जाते थे। तो इन्होंने एक मॉडिफिकेशन की और इन्होंने सिंगल की बजाय कितने कितने डायोड लगाए? 4। अगर आप 4 डायोड लगाते हैं किसी रेक्टिफायर में तो उसको कहते हैं इनफ ब्रिज। आया कहां से? ये आया एएस से। एएस में आपने पढ़ा था ब्रिज सर्किट। प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट बन जाए। ये अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, ठीक है। गौर से देखिएगा यहाँ पर कितने डायोड्स लगे हुए हैं, रेड और ब्लू करके 4 हैं। अब आप करंट को गौर से देखिएगा, मैंने उसको लेबल कर दिया D1, D2, D3, D4। अब मैं करंट को ऊपर से लाता हूँ, करंट ऊपर से आया और करंट इस जंक्शन पे पहुंचा। राइट वाला डायोड उसको मना कर देगा, राइट वाला मना कर देगा, लेफ्ट वाला ओके करेगा। वो लेफ्ट वाले से नीचे आएगा, और से देखिएगा, लेफ्ट वाले से नीचे आएगा और फिर यूं गुजरेगा रेजिस्टर के थ्रू। असल डिवाइस ये है, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो ये उसको वेलकम करेगा और वो ऊपर तो करंट तो रिवर्स तो नहीं जा सकता है। तो आप चलती रोड पे गाड़ी रिवर्स करें तो लोग आपको क्या बोलेंगे? वो तो कभी भी नहीं, ये तो कोई भी नहीं करेगा। बड़े बड़े जो हमारे ओवरडोज लोग हैं उसको भी आप रोड पे देखें, आप एक रोड पे जा रहे हो, गाड़ी रोके और गाड़ी यूं घुमा के उधर मुंह करके चलाना शुरू कर दे, वो तो एक स्टंट हो सकता है। यहाँ से करंट ऊपर नहीं चढ़ सकता क्योंकि ऊपर से करंट आ रहा है। यहाँ पहुंचेगा तो करंट नीचे जाएगा। जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो यहाँ नहीं चढ़ सकता क्योंकि यहाँ पर करंट है। यहाँ से करंट नीचे उतरेगा, गौर से देखिएगा, साइकिल पूरा कर लिया उसने। प्लीज अगर तवज्जो हटाएंगे तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। अब करंट रिवर्स हुआ, रिवर्स हो गया। यहाँ से करंट नीचे आया, यहाँ पहुंचा, लेफ्ट वाला डायोड वेलकम करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये मना कर देगा तो इसको यहाँ मुड़ना पड़ेगा, यहाँ पहुंचेगा और इससे गुजरेगा और वहां से निकलकर सर्किट पूरा कर लेगा। अब आप गौर से समझें कि सर्किट हर वक्त 2 डायोड पे फॉरवर्ड बायस होगा और हर वक्त 2 डायोड पे रिवर्स बायस। D1 और D2 एक पेयर बनाएंगे, D3 और D4 दूसरा पेयर बनाएंगे।
इससे जो रेक्टिफिकेशन होगी उसको क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। दोबारा समझना, गौर से देखोगे तो तुम्हें ये बात जो अब मैं शो कर रहा हूँ ये समझ आ रही है। यस यस करंट, गौर से देखना ताकि क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट बने। क्या करंट की डायरेक्शन असल में बदल रही है पीछे से, असल में बदल रही है, लेकिन क्या रेजिस्टर को लगेगा कि करंट बदल रहा है या करंट उसके लिए डीसी हो गया? सर उसके लिए डीसी करंट उसके लिए डीसी हो गया। इसमें कितने डायोड लगे? 4। ये जो शेप बनी हुई है, अभी कॉपीज बंद नहीं होगी, ये जो शेप बनी हुई है इसको ए लेवल में कहते हैं, एएस में ब्रिज सर्किट। ये बहुत मशहूर है ब्रिज स्टोन सर्किट। ये ब्रिज सर्किट है और इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्रिज रेक्टिफायर। सर इसमें कैपेसिटर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? कैपेसिटर तो पड़ेगी ना, क्योंकि आउटपुट जो है, और से देखो जो आउटपुट है वो ये बनेगा। इसको स्मूथ तो करोगे ना, इसे लिखिएगा हेडिंग डालने के बाद जल्दी से, हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा, मजे बाद में नहीं लिखिएगा, इसको लिखिएगा। हेडिंग डालने के बाद नीचे लिखिएगा कि इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ 4, it consists of 4 rectifying diodes. It consists of 4 rectifying diodes. अब आप ये वाली डायग्राम बहुत अच्छे मूड से प्यार से बनाइएगा। आप कल ऐसे सोचिए कि छोटा भाई है उसको बना दो। पैरेलल सीरीज नहीं देखते, इसमें सीरीज देखोगी तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, और ये ब्रांच आप इसमें हमेशा याद रखो करंट की डिवीजन से चेक करो। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा पैरेलल सीरीज क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पहुंच के करंट या तो ये रूप लेगा या ये रूप लेगा। सब लोग कॉपी करिएगा, डायग्राम बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस चैप्टर का मेन टॉपिक है डायग्राम की पिक्चर लेकर नहीं छोड़े, इट्स अ स्टूपिडिटी। खुद बनाए पिक्चर, 10 लें 1000 लें, लेकिन बनाए खुद। यहाँ वो पेपर निकालते हैं। बेटा बोलो राशि उसकी काम क्या ढूंढ लो बेटा, यहाँ एक्सक्यूज मी सर, ये डायग्राम चूंकि आती है बनाने को पेपर 4 में, तो प्लीज इनको हाई क्वालिटी पे ड्रॉ करिएगा। पूरा पेपर कुछ दिखा दो यार, ये अली बैठा है, अली को शेयर करो, ये कितना पड़ेगा, बैठे बैठे हां देखो बैठे हो कुछ जो अलग अलग सारे सिस्टम किया जो नहीं है बस छोड़ते जाओ। राशिद बेटा टाइम कीजिए, क्लास अटेंडेंस के बाद क्लास खत्म करनी है मुझे। बेटा गर्ल्स में भी प्लीज आवाज रोकिए। गर्ल्स में बहुत सारे हां हो जाएगा, कुछ तो बेटा इतने शोर में सबका नुकसान है बेटा, अटेंडेंस नहीं हो पाएगी, इसको चुप करा दो। तो पहला छोड़ कर एहसास नहीं होता। सबसे शुरू वाला बेटा आप चुप होगे ना, चुप हो जाओ बेटा। बेटा अटेंडेंस नहीं हो पाएगी ना, सबका टाइम वेस्ट होगा। जिसको पेपर मिल गया है वो, जिसको पेपर मिल गया है उसकी अटेंडेंस हो गई, अटेंडेंस खत्म है, वो क्लास से जा सकता है।
अरे पेपर का कौन ये नहीं पता मुझे। देख ले। अरे भाई इसका भी रख लो यार। अच्छा ये कैपेसिटर वाला है अच्छा ये वो वाला कैपेसिटर वाला ये बेटा मूव करते हैं। अच्छा बहुत पुराना है सर सर वाली स्क्रीन पे चले जाओ। सर कितना स्पीड दिखाएगा अभी इनको दे दो, जो गर्ल्स के सारे पेपर दे दो, डिवाइड कर देंगे फिर ये लोग। अरे सर बस ठीक है, मूव करो शाबाश। समझ का वाली ने डिवाइड तो कर दिया है। मूव करते हैं, बाकी पेपर इंशाल्लाह और आ जाएंगे। राशिद बेटा निकलो शाबाश। देखिए मेरा टेस्ट पेपर नहीं मिला मुझे। मेरा टेस्ट पेपर नहीं मिला, मेरा ही नहीं मिला। अच्छी बात है, मिल जाएगा। सर मुझे 20 आए सर, मैं वापस दे रहा हूँ टेस्ट। इतना खराब मेरे 20 आए थे 30 में से। तुम्हारे पेपर अगर 20 आए थे किसने मैं लेकिन दे दिया मैंने, उसमें वापस कर दूंगा। 36 वाले में कितना है नहीं नहीं बता, रिटेस्ट देने बेटा मूव करो शाबाश, मूव करो। 26 वाले में कितने दो मिला ना सर मुझे ये समझ आ रही है ब्रिज वाला उसमें फायदा सर वो कभी उड़ेगा मेरे भाई उड़ेगा नहीं, इसलिए खैर हो भाई अभी हमें आने दो रिजल्ट तो अभी मिलता है ना मोबाइल चार्ज रात को लगाओ, सुबह तक नहीं होता, पहले उड़ जाता है। पहले आग लग जाती है। माशाल्लाह आग भी लगता है, चल जाता है। सही बात है अब तुमने दो रूट्स बना दिए, अगली क्लास में और समझा दूंगा कि वो किसी भी वक्त सर्किट में रास्ता खुला है। अरे भाई यार क्यों छेड़ रहे हो सर ये मैंने सुना है कि आप एंटीना से ये भी अब कम से कम 700-800 रुपए का हो गया भाई। पहले तो पार्किंग में जो गाड़ी मिल जाए तो अबे भाई यहाँ से मत उठाओ यार। अटेंडेंस ये लो, ये ले जाना याद से ना। स्टूडेंट है इसी बैच में निकाले 4 निकाले। यार कुछ बात नहीं रख देना।
क्या थर्ड क्लास में जितना भी जल्दी है पहले से बैठ अबे कोई सी क्लास इतनी जल्दी पहले से बैठा हुआ हो कंप्यूटर क्लास में उधर हम फौरन घुस गए थे जैसे वो पुराना पिछला बैच निकला ये पहले से बैठा अब टाइम पहले बता नहीं वो अलग चीज है और अलग चीज का वापस ये रहती है वो पिछले साल जो है यही दस आज आप पढ़ोगे ना आज है मत पढ़ा केवल केवल तीन सी छुट्टी याद रहे इसके ऊपर से कॉन्सेप्ट होना चाहिए नोट्स तो आपको कौन के कॉन्सेप्ट है आप नहीं सकते आज तक देखो एक क्लास करो फिर एक्सप्रेशन दूसरा से देखो वो बहुत सारे निकले एक से नहीं चलता एक आने में फायदा नहीं बहुत सारे निकले पता है तो पेपर देखना है हमें क्या सीन है कुछ से कुछ लिखा है तो अपने ही देख रहा हूँ लिखे हुए तो यहाँ तुम्हारा आ चुका निकाल यार आराम से आते पेपर चेकिंग मेरा नहीं आके दे रहे खाली आ गए
बापूजी तुम्हारा ये रहा जो भी है। वाह अबे पास ही नहीं होना अबे बाकी तो खाली मेरा मैंने नाम तो लिखा था ना। बबलू हमारा तो है ही नहीं है? अब क्या चलिए देखो नाम तो लिखा था। अहमद नईम भूरी उसमें सर ने बोला नहीं था। हमने कर दिया पंच ये आधे अधूरे है यार अदर हमारे ऐसे मार्क्स तुम देखो अभी अपनी क्लास में 25 सही होगा सारे को फेल होने वाले डालते हैं क्या हमारे मतलब हमने शायद दूसरे बैच में दिया था नहीं हमें ये वाला सीन बैठे थे तब पहले तो आगे नहीं बैठे थे फिर मैंने गया था दूसरे में ये कोई और टेस्ट कौन सा टेस्ट है ये याद भी नहीं है पता नहीं कितने टेस्ट हैं A2 है ये लिखा हुआ है AF फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके साथ क्या था ग्रेविटेशन था क्या था वो सेक्युलर नहीं दिया था वो मैंने नहीं दिया था कुछ और भी था मैंने मेरा है फिर भी अभी तो नहीं था दिया था तूने कल ये मैंने हाँ। नहीं दिया अबे नहीं दिया क्या दिया था बहुत लोगों ने नहीं दिया था दिया था ना कार्ड क्या नाम कौन है ये खाली पुराने बेटा अगर वो खाली है तो उसको डिवाइड कर दो मैं क्लास शुरू कर दूं। बेटा अभी अगर मिलने को ले वहाँ ले जाओ उसी पर रख लो। हाँ माय फ्रेंड we were discussing the international economy मेरा ये मसला है मेरा है लेकिन ये है कि डिस्कस कर रहे हैं उसमें जबकि हालत ये है कि हमें बेसिक इकोनॉमी अपने मुल्क के भी नहीं पता। लोग रिक्शा पे जाते हैं और BMW की प्राइस पूछ रहे होते हैं ना